प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में कुछ बहुत स्पेशल बातचीत होने वाली है। तैयार हो आज की क्लास के लिए? क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में? एकदम आंखें खोलकर कान खोलकर बैठ जाओ और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसी कॉपी पेन का यूज करते हुए अपने नोट्स प्रॉपर बनाना। ठीक, तो अब मैं बताता हूं, हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मेरा बाह्य बल के साथ घर्षण बल का परिवर्तन हो रहा है। ये सारी आज चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्रवाई बच्चों। तो देखो बच्चों, एक क्या करते हैं, यहां की तरफ बेटा मैंने रख दिया एक रफ सरफेस है, यानी कि खुरदुरी सतह है। खुरदुरी सतह है। इस खुरदुरी सतह पे बेटे मैंने एक बक्सा रख दिया और इस बक्से के ऊपर मैं बाह्य बल लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एफ अप्लाइड। अब ये बल जो है मेरा क्या है, स्वतंत्र है। ये तो मेरे ऊपर है, मेरी क्षमता के ऊपर मैं कितना बल लगाऊं, वैसे तो स्वतंत्र है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एम मास के गुटके पर मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं और धीरे धीरे इस बल का मान बढ़ा रहा हूं। क्योंकि ये सतह खुरदुरी है, मैंने हल्का सा बल लगाया, नहीं चली। मैंने और थोड़ा सा ज्यादा बल बढ़ाया, नहीं चली। और बल बढ़ाया, नहीं चली। इस बात का मतलब यही है बच्चों कि जितना हम बाह्य बल लगा रहे हैं उतना ही बाह्य इधर घर्षण का बल आ रहा है। जितना हम बाह्य बल लगा रहे हैं उतना ही बल घर्षण का आ रहा है। तो जब तक नहीं चल रही है तभी तो नहीं चल रही है, तभी तो कुल बलों का योग 0 हो रहा है। जितना हमने बल लगाया उतना घर्षण का बल आया। तो जैसे जैसे बल बढ़ाते गए, बल बढ़ाते गए, एक सरफेस की औकात होती है, इससे ज्यादा वो घर्षण का बल नहीं दे सकती, उस औकात पे पहुंच गई। यानी कि अगर तुमने जरा सा बाह्य बल बढ़ाया, वैसी वस्तु गति में आ जाएगी। और गति में अगर वस्तु आ गई बच्चों, तो गति में जो वस्तु आ जाती है तो उस पे उस समय गतिक घर्षण लगने लगता है। गतिक घर्षण का मान जो होता है वो आपके स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण, मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं तो सीमांत घर्षण से बहुत कम होता है या कम होता है। ये कहा जा सकता है सीमांत घर्षण से बेटा ये कम होता है। तो आप देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे घर्षण बल का परिवर्तन हुआ। तो अपना ये आ गया भैया एक्स अक्ष और ये आ गया अपना वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पे मैं लिख रहा हूं, यहां पर मेरा बाह्य बल है और यहां पर मेरा घर्षण का बल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाह्य बल यानी कि एफ को, इसको फिर मैं एफ से दिखा देता हूं और इसको मैं फ्रिक्शन से दिखा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं इस बाह्य बल को धीरे धीरे, जब वस्तु पर कोई भी बाह्य बल नहीं था तो वस्तु पर कोई भी घर्षण का बल नहीं होगा। अगर वस्तु पर कुल बाह्य बल शून्य था तो वस्तु पर घर्षण का बल नहीं होगा, क्योंकि वस्तु में उस समय फिसलने की, आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहां पर इस समय बच्चों घर्षण का बल शून्य होगा जब बाह्य बल आपका शून्य होगा। आपने जैसे जैसे घर्षण का, जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे घर्षण का मान भी बढ़ता जाता है। जब वस्तु नहीं चल रही है तो स्थैतिक घर्षण लग रहा है, और जब स्थैतिक घर्षण लग रहा है तो जितना आपका बाह्य बल है उतना ही घर्षण का बल है। तो धीरे 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 अधिकतम मान पे पहुंचेगा। ये अधिकतम मान पे पहुंच गया। अब देखो अब क्या होगा, अधिकतम मान पे पहुंचने के बाद बेटे मैं इसे घर्षण को यहां लिख दूंगा, यहां पर ये घर्षण। अब यहां पर जो परिस्थिति है, यहां पर घर्षण का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। इस घर्षण के मान को हम कहते हैं सीमांत घर्षण की परिस्थिति है। सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आ चुका है, सीमांत घर्षण की है। अब इसके बाद अगर तुम जैसे ही बाह्य बल बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा, वस्तु गति में आ जाएगी और गति का मान इस तरीके से, गतिक घर्षण का मान ये होता है। ये हो गया आपका गतिक घर्षण। तो यहां पर आपका गतिक घर्षण आ गया बच्चों। इससे पहले आपकी वस्तु स्थिर थी, वस्तु स्थिर थी। देखिए छोटे छोटे से पॉइंट हैं इस ग्राफ के जो जानना बहुत जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए भी बहुत वास्तव में जरूरी है। तो वस्तु स्थिर थी इस समय, वस्तु स्थिर थी। साथ ही साथ वस्तु पर जो बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है।
स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पर आपका कौन सा आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण लग रहा है। अब इसके बाद वस्तु क्या आ गई है, जैसी सीमांत घर्षण से आपने बल को बढ़ाया, वस्तु आ गई गति में। तो बच्चों आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर गतिक घर्षण है तो वस्तु गति में, और गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की प्रवणता कितनी होगी, यानी कि ये कोण कितना बना रहा होगा यहां से लेके यहां तक का, तो देखिए हर परिस्थिति में आपका घर्षण का बल जो है बराबर है आपके बाह्य बल के। क्योंकि हमने बताया था जब वस्तु आपकी चल नहीं रही थी तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, जितना आपने बाह्य बल लगाया उतना ही सतह ने घर्षण का बल लगाया विपरीत दिशा में। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों ये जो ग्राफ का स्लोप है ये 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री का ये कोण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस ग्राफ की प्रवणता बताएं, तो प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन वो हो जाता है 1045। 1045 का मतलब हो जाता है 1। तो ये आपकी इसकी प्रवणता आ गई 1। तो ये हमने बच्चों ग्राफ देखा, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, जो भी पॉइंट कहीं दिक्कत है कमेंट में बता देना, बता दूंगा मैं। तो ये है आरोपित बल यानी कि बाह्य बल और घर्षण बल के बीच का। फिर से देख लेते हैं एक बार, एक पॉइंट समझ लेते हैं बेटे। यहां से यहां तक आपका वस्तु स्थिर थी, जितना आपने बाह्य बल लगाया सतह ने उतना ही घर्षण का बल लगाया। यहां पर वस्तु जस्ट गति में आने वाली है, बिल्कुल गति में आने वाली है, पर गति में आई नहीं है, सीमांत घर्षण लग गया, अधिकतम मान है। इसके बाद देखो जैसे ही आपने और बल बढ़ाया वस्तु गति में आ गई, गति में आ गई, तो अब वस्तु को चलाने के लिए मतलब वस्तु पे जो घर्षण बल लग रहा है वो कम लग रहा होता है, तो उस समय वस्तु पर गतिक घर्षण लग रहा है, वस्तु गति में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्या है कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं संपर्क बल। संपर्क बल क्या चीज है, तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वह एक दूसरे पर क्या बल लगाती हैं, जो कुल बल लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर, वह कुल बल आपका संपर्क बल कहलाता है या कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। आपने देखे होंगे कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आ सकता है, एक सतह पर दूसरी सतह फ्रिक्शन घर्षण का बल लगा सकती है, एक सतह पर दूसरी सतह अविलंब प्रतिक्रिया का बल लगा सकती है। तो यहां पर हमें बच्चों समझ में आया कि कांटेक्ट फोर्स किससे मिलकर बना है। तो देखिए ध्यान से पहले समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो एक वस्तु की सतह है ये है, दूसरी वस्तु की सतह ये है। जब इन दोनों सतह के बीच में आपके आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति होगी, मान लीजिए यह फिसलन इस दिशा में कर रही है इसके सापेक्ष, तो ऐसी परिस्थिति में घर्षण का बल कुल मिला के यहां आएगा। क्योंकि यह सतह इसके ऊपर रखी हुई है और घर्षण है, इसका मतलब निश्चित तौर पर अविलंब प्रतिक्रिया ये आएगी। तो एक सतह ने दूसरी सतह पर एक तो घर्षण का बल लगाया, दूसरा अविलंब प्रतिक्रिया लगाया। इन दोनों बलों का जो आपका बलों का सदिश योग होता है यह कुल बल होता है, और यह कुल बल आपका कहलाता है संपर्क बल। ठीक है, इस कुल बल को बच्चों कहते हैं हम संपर्क बल। तो संपर्क बल की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। वह कुल बल जो दो संपर्क में रखी दो सतहें, दो संपर्क में रखी सतहें एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, क्या कहलाता है आपका, कुल संपर्क बल कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल के कुल परिणामी को संपर्क बल कहते हैं। साधा सीधी बात, यह संपर्क बल कहलाता है। ठीक है,
ये हो गया आपका बच्चों संपर्क बल। संपर्क बल की परिभाषा हो गई। अब देखो संपर्क बल का मान कितना होगा। अगर मान लीजिए आपका, देखिए कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन इस तरीके से लग रहा है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो क्या हो सकता है संपर्क बल का मान। तो संपर्क बल का मान हो जाता है आपका आर बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। भाई ये लंबाई आपकी कितनी होगी, अविलंब प्रतिक्रिया के बराबर। ये आपका 90 का कोण है। तो देखिए एक आपका समकोणीय त्रिभुज बन रहा है, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर हो जाएगा इस लंबाई के। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका संपर्क बल हो गया। अब संपर्क बल का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, संपर्क बल का, अच्छा याद रखिएगा यहां पर वस्तु सतह में जब संपर्क में है, ठीक है, वस्तु जब वस्तु जब संपर्क में है तब की बात कर रहे हैं, संपर्क में ही है बच्चों, तब संपर्क बल का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, संपर्क बल का न्यूनतम मान। तो बेटा संपर्क बल का न्यूनतम मान तब होगा जब आपकी वस्तु क्या होगी, फ्रिक्शन लेस होगी, घर्षण रहित होगी। तो जब आपकी घर्षण क्या हो बेटे, शून्य हो। तो घर्षण अगर शून्य हो गया, तब आपका जो ये अविलंब प्रतिक्रिया है वो बचेगी। यानी कि दोनों सतह जब संपर्क में है तो निश्चित तौर पर अविलंब प्रतिक्रिया तो लगी रही होगी। तो यहां देखिए न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम संपर्क बल कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, जो कि हो जाता है एन। अब अगर बात करें अधिकतम कब होगा, अधिकतम तब होगा जब आपका घर्षण बल अधिकतम होगा। अब घर्षण बल अधिकतम कब होगा, घर्षण बल क्या होगा, तब अधिकतम होगा ये। और घर्षण बल बच्चों जो है आपका तब अधिकतम होगा जब कौन सा घर्षण लग रहा हो, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण का मान क्या होता है, एफ आर एल इज इक्वल टू म्यू एन। तो आपका संपर्क बल का अधिकतम मान क्या हो गया, संपर्क बल का अधिकतम मान हो जाता है एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। एफ आर की जगह म्यू एन रख दिया, तो देखो एन आ गया बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपका ये जो संपर्क बल का अधिकतम मान है ये आ गया। ठीक है, अब देखो और बातें करते हैं इसमें। तो बेटे और क्या बात है, यानी कि आपका जो संपर्क बल है इसका मान अधिकतम कितना हो सकता है, इसका मान अधिकतम हो सकता है एन 1 प्लस म्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम मान हो सकता है एन। तो ये आपका संपर्क बल का अधिकतम और न्यूनतम मान की किस तरीके से आपका बीच में रहता है ये हमने जाना। तो इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे घर्षण कोण की। आओ बच्चों देखते हैं घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों एक वस्तु रखी हुई है आपकी, ये एक खुरदरी सतह है, इस पर एक वस्तु रखी हुई है इस तरीके से। इस वस्तु पर इस समय अधिकतम घर्षण मान लग रहा है, अधिकतम घर्षण बल जो कि है आपका सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बल लग रहा है। तो सीमांत घर्षण बल मान लीजिए इस समय जो इस पे लग रहा है, मैं बलों की दिशा बना देता हूं यहां पर, ये लग रहा है सीमांत घर्षण इस समय। और इस पे अविलंब प्रतिक्रिया की दिशा ये है। तो सीमांत घर्षण मैंने कह दिया ये एफ आर एल है, और ये अविलंब प्रतिक्रिया है, इनका एक परिणामी होगा।
ये आपका परिणामी आर हो गया। तो सीमांत घर्षण तथा अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है, अविलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों फटाफट। सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट अविलंब की प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है, लिखते रहना बच्चों साथ साथ, बनाता है वह कोण घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है, वह कोण। तो सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है, ये फाई कोण बनाता है, वह कोण घर्षण कोण कहलाता है, वह कोण घर्षण कोण कहलाता है। तो देखो घर्षण कोण का मान कैसे निकालें। सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पर आप ये बात याद रखें कि आपका जो सीमांत घर्षण है इसका मान क्या होता है, म्यू एन, म्यू एस एन। तो सीमांत घर्षण का मान सीमांत घर्षण बल में पढ़ चुके हैं, तो सीमांत घर्षण का हमें पता है। अब हमें ये कोण देखना है, तो इस कोण में ये वाला त्रिभुज देखो भैया, ये आपका जो है एक समांतर चतुर्भुज या आयत भी देख सकते हैं। तो ये वाली लंबाई बराबर होगी, तो ये एफ आर एल के बराबर होगा। अब इस त्रिभुज के अंदर बच्चों अगर टेन फाई लिखोगे, ये टेन फाई, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन फाई बराबर हो गया आपका एफ आर एल बटे एन। अब एफ आर एल का मान कितना है, म्यू एस बटे एन। तो आपका टेन फाई बराबर हो गया, टेन फाई बराबर हो गया म्यू एस के। यानी कि आपका घर्षण कोण बराबर कितना हो जाता है। तो घर्षण कोण देख लो फटाफट बच्चों। घर्षण कोण बराबर हो गया आपका फाई बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। ये आ गया आपका घर्षण कोण। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। घर्षण कोण की बातचीत हो गई। अब हम देखेंगे कि खिंचाव ज्यादा आसान है, किसी वस्तु को खींचना ज्यादा आसान है या फिर धकेलना ज्यादा आसान है किसी खुरदरी सतह पे। तो बच्चों इसे फटाफट से नोट करो, फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। बच्चों देखते हैं, अब किसी वस्तु को अगर हम धकेल रहे हैं ऐसे करके तो ज्यादा कठिन होता है अगर हम उस वस्तु को खींचें। ऐसा क्यों होता है, किसी वस्तु को धकेलना ज्यादा कठिन क्यों होता है, यानी कि मैं किसी वस्तु को धकेल के गति में लाना चाहता हूं तो ज्यादा मुश्किल पड़ेगी, लेकिन अगर उसी चीज को मैं खींच के गति में लाना चाहूं तो मुझे ज्यादा आसान पड़ेगा। अब कैसे कठिन कैसे आसान, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सीमांत घर्षण की परिस्थिति में हमें मतलब किस बल पर, किस बाह्य बल पर वस्तु पहले वाले केस में सीमांत घर्षण की स्थिति में पहुंच रही है और दूसरे वाले स्थिति में सीमांत घर्षण की स्थिति में पहुंच रही है। अगर पहले वाले में हमें कम बल पर वस्तु सीमांत घर्षण पे आ रही है, इसका मतलब निश्चित तौर पर आपको कम बाह्य बल लगाना पड़ेगा वस्तु को गति में लाने के लिए। अगर मान लीजिए दूसरे वाले केस में वस्तु कम बाह्य बल पर वस्तु सीमांत घर्षण की स्थिति में, तो निश्चित तौर पे दूसरे वाले केस में आपको कम बाह्य बल लगाना पड़ेगा वस्तु को गति में लाने के लिए। तो अब केस वन दिख रहा है कि आपको एक ये खींचने का बल दिखाई दे रहा है, पुलिंग फोर्स दिखाई दे रहा है, दूसरे में धकेलने का बल दिखाई दे रहा है, पुशिंग फोर्स दिखाई दे रहा है। अब दोनों परिस्थितियों में बनाएंगे एफपीडी। दोनों परिस्थितियों में वस्तु जो है आपकी जस्ट गति में आने वाली है, तुरंत बस गति में आने वाली है, पर आई नहीं है। तो कौन सा घर्षण का बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण का सीमांत घर्षण लग रहा है, यानी कि आपका सीमांत घर्षण बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बनता है, पहले वाले केस में एफपीडी बच्चों देख लेते हैं। तो देखिए आपकी ये रही वस्तु,
वस्तु का नीचे की तरफ लगता है बच्चे इसका भार, और भार है इसका mg। इधर की तरफ जो बल लग रहा है बाह्य बल, वो बाह्य बल है F1। इधर पीछे की तरफ वस्तु इधर की तरफ गति आने की परिस्थिति में होगी, पीछे की तरफ आपका, इस परिस्थिति में वस्तु गति में आने वाली है पर आई नहीं है, तो सीमांत घर्षण की मैं स्थिति देख रहा हूं, तो सीमांत घर्षण इसका पीछे लग रहा है FRL। अब आप ध्यान से देखें, ऊपर की तरफ एक और बल लग रहा होगा जिसे हम कहते हैं अविलंब प्रतिक्रिया। इस घर्षण बल का ध्यान दें, इस घर्षण बल, जो इस बाह्य बल को ध्यान दें, मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, ये थीटा कोण पर लग रहा है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। इधर की तरफ जो घटक आएगा F1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो घटक आएगा वो होगा F1 sin थीटा। याद रखना, जिससे कोण बनाए थीटा, उसके हम उसकी दिशा में cos थीटा कंपोनेंट और उसके लंबवत दिशा में sin थीटा कंपोनेंट लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो दूसरे वाली परिस्थिति, केस सेकंड का FBD कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करो, देखो ध्यान से, ये आपका जो है इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, और इधर की दिशा में आपका बल लग रहा है F। ये बच्चों आपका F2 बल लग रहा है, F2 बल। अब ध्यान से देखें, अगर ये कोण आपका थीटा है तो निश्चित तौर पर ये कोण भी आपका थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। और इधर की तरफ जो आपका बल का घटक आएगा वो आएगा F2 cos थीटा, इधर की तरफ जो बल का घटक आएगा वो आएगा आपका F2 sin थीटा। अब नीचे की तरफ वस्तु का भार भी आएगा जो कि होगा mg, और ऊपर की तरफ आएगी इसकी अविलंब प्रतिक्रिया n। पीछे की तरफ आपका आएगा इधर घर्षण बल, वस्तु इधर की तरफ गति करना चाहती है, पीछे की तरफ आपका आएगा घर्षण बल जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, अब आप देखें ध्यान से, मैं केस 1 की चर्चा कर रहा हूं, केस 1 की बच्चों, तो केस 1 में क्या हो रहा है देख लेते हैं बच्चों। केस 1 आपका देखिए, केस 1 यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींचना हो रहा है। तो देखो F1 cos थीटा जो है आपका, ये फ्रिक्शन को, इस फ्रिक्शन को बच्चों बैलेंस कर रहा है। F1 cos थीटा इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, तो हम लिख देंगे FRL। FRL बराबर क्या होता है, म्यू एन। इसे लिख दिया बच्चों मैंने समीकरण संख्या 1, F1 cos थीटा इज इक्वल टू FRL म्यू एन। अब आप ध्यान से देखें तो n प्लस F1 sin थीटा इज इक्वल टू mg होगा। ये देखो ये वाला, ये दोनों फोर्सेस n प्लस F1 sin थीटा बराबर होंगे mg के, तभी तो वस्तु ऊर्ध्व दिशा में आपकी कैसी रहेगी, साम्य अवस्था में रहेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं n बराबर mg माइनस F1 sin थीटा, इसे हमने द्वितीय समीकरण कह दी। अब द्वितीय समीकरण का मान यहां पे रख दें तो F1 cos थीटा बराबर हो जाएगा म्यू mg माइनस F1 sin थीटा। यहां से हो जाएगा F1 cos थीटा म्यू mg माइनस म्यू F1 sin थीटा, F1 cos थीटा प्लस म्यू F1 sin थीटा बराबर म्यू mg। आप देखें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा म्यू mg बटे cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका F1 बराबर, यहां पे बच्चों F1 आएगा, F1 बराबर म्यू mg, यानी कि हमें इतना बल चाहिए खींचने की परिस्थिति में जिससे वस्तु बस गति में आने वाली है, यानी कि सीमांत घर्षण की स्थिति आपकी लग चुकी है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि केस द्वितीय में क्या होगा जब हम वस्तु को धकेल रहे हैं, यानी कि धकेलना पुश कर रहे हैं। तो पुश वाले केस में क्या होगा, देखो ये रहा आपका इसका FPD, सेकंड केस का FVD ये। तो आप देखें अविलंब प्रतिक्रिया F2 sin थीटा प्लस mg के योग को बराबर मतलब बैलेंस कर रही होगी, तो mg प्लस F1 sin थीटा। ठीक है, ये हो गई कहानी। और अगर आप देखें तो ये F2 cos थीटा FRL को बैलेंस कर रहा होगा, इसे बच्चों मैंने लिख दिया समीकरण संख्या 1। तो F2 cos थीटा
बराबर कर रहा होगा किसको, एफ आर एल को, जो कि बराबर होता है म्यू एन के। और हम इसे लिख दे रहे हैं समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से एन का मान रख दिया तो एफ कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका ये बराबर हो जाता है बच्चों म्यू और एन का मान है एम जी प्लस एफ वन साइन थीटा। एफ टू आएगा बच्चों, यहां पे मैंने एफ टू लिखना है, एफ टू, ठीक है, एफ टू कॉस थीटा। भाई एफ टू बल लग रहा है ना, तो इसलिए एफ टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ टू कॉस थीटा माइनस का म्यू एफ टू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो F2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा cos थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। F2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ध्यान से देखें बच्चों, इसको नोट करें ध्यान से। तो देखें F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप ध्यान देखो, F2 में नीचे वाली बटे की नीचे वाली चीज छोटी है और F1 में बटे की नीचे वाली चीज बड़ी है। अगर ये चीज बच्चों बड़ी होती, देखो ऊपर वाली तो समान है, म्यू एम जी इसमें भी है, म्यू एम जी इसमें भी है, तो ये वाली चीज अगर बड़ी होती है तो F1 का मान कम हो जाएगा, ये वाली चीज छोटी होती है तो आपका मान लो F2 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे, देखो मान लो मैं लिख रहा हूं x1 बराबर 1/3 और x2 बराबर मैं लिख रहा हूं 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली चीज इसका मान कितना आता है 0.3333, इसका मान कितना आता है 0.5। तो आपकी नीचे वाली चीज जब बड़ी होती है तो ये वाली चीज छोटी हो गई, जब नीचे वाली चीज कम होती है तो ये वाली चीज बड़ी हो गई। तो इस वाले केस में भी देखो हम बच्चों घटा रहे हैं, तो ये वाली चीज आपकी छोटी है तो ये चीज बड़ी हो गई, ये वाली चीज बड़ी है जोड़ रहे हैं तो ये वाली चीज छोटी हो गई, यानी कि हमें कम बल की आवश्यकता है पहले वाले केस में वस्तु को बस गति की अवस्था में लाने के लिए। तो यानी कि खींचना आसान हो गया। और अगर आप देखें तो दूसरे वाले में हमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है वस्तु को बस गति में लाने के लिए, तो इसलिए कहते हैं कि धकेलने से ज्यादा खींचना आसान होता है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आया। तो इसको बच्चों फटाफट देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि F1 जो है छोटा है F2 से, यानी कि आपका धकेलने का बल, खींचने का बल कम है धकेलने के बल से। ठीक है, तो ये आपके आ गया। अच्छा यहां का दिख नहीं रहा होगा आपको बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं नीचे धकेलने का बल। तो एकदम बोर्ड को फटाफट स्क्रीन पॉज करो और पूरा छाप लो। और अब फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कितना न्यूनतम हम धकेलने का बल लगाएं, यानी कि पुलिंग फोर्स लगाएं, जिससे वस्तु हमारी गति में आ जाए, यानी कि गति करने की जस्ट अवस्था में आ जाए, यानी कि सीमांत घर्षण की अवस्था में आ जाए। और उस न्यूनतम बल का किस दिशा में लगाएं वो न्यूनतम बल, ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फटाफट बच्चों नोट करो इसे। तो बच्चों अब हम देखना चाहते हैं कि वह न्यूनतम खींचने का बल कितना लगाएं कि जिससे वस्तु बस गति करने की अवस्था में आने वाली हो, मतलब सीमांत घर्षण की स्थिति में पहुंच जाए। तो देखो हमने अभी ये निकाला था, ये बराबर था F इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यानी कि अगर बाह्य बल आपका इससे ज्यादा हो जाएगा वस्तु गति कर जाएगी, क्योंकि अभी वस्तु जो है सीमांत घर्षण की स्थिति में है, यानी कि वस्तु बस गति करने वाली है। अगर बाह्य बल थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए तो वह इसका न्यूनतम मान क्या होगा और इसको किस दिशा में लगाएं, ये दो बातें हम जानना चाहते हैं। तो देखो क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे बच्चों, तो डिफरेंशिएशन करके नहीं करना, डिफरेंशिएशन से ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, कठिन पड़ जाएगा। तो देखो किस तरीके से करें, हम क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, म्यू एम जी और यहां पर बेटे आपका कॉस थीटा, और हमने क्या करा, इसका साइन थीटा के जो साथ था उसका गुणांक लिया, उसका वर्ग किया, कॉस थीटा के जो साथ था उसका गुणांक, यानी कि 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और अंडर रूट में लेके ये बाहर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकाल लिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इधर देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1
प्लस म्यू बटे स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा। तो देखो कितना आसान हो गया नहीं हो गया? ये निकाल लिया है हमने, बस इसको बाहर निकाल लिया है। देखिए कितना आसान हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अवकलन करके नहीं करेंगे, अवकलन से लंबा हो जाएगा ये सवाल। तो अभी देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चे, एफ बराबर हो जाता है म्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा बटे स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा। ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब आप एक ध्यान दें कि क्या करें। हमने कहा भाई ये जो आपका है, हमने मान लिया ये कोई ट्राइंगल है आपका, है ना, एक त्रिभुज है। यहां देखिएगा ये त्रिभुज इस तरीके से है, जिसका जो है ये तो म्यू है, ये वाली जो भुजा है म्यू मान ली, और ये वाली भुजा मैंने मान ली 1। तो इसका जो अभी जो आपका कर्ण है वो हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस प्रमेय से कह रहे हैं। और ये कोण जो है आपका tan फाई हो जाएगा। tan फाई बराबर आपका हो जाएगा म्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें, अगर मैं बच्चों लिखना चाहूं cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? cos फाई बराबर हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन फाई बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, दैट इज म्यू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया भाई, ये हो गया। तो यहां से आप देख के लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऊपर mg भी है, तो देखो म्यू बटे स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाता है आपका साइन फाई, तो यहां लिख दिया mg साइन फाई। ठीक, और नीचे क्या लिखा? नीचे लिख दिया कॉस फाई। देखो बेटा, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 कॉस फाई गुणा कॉस थीटा प्लस साइन फाई गुणा साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो F बराबर यहां से क्या हो जाएगा? mg साइन फाई बटे ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस फाई का सूत्र F। अब अगर हमें F न्यूनतम चाहिए तो नीचे जो बटे में राशि है ये आपकी अधिकतम होनी चाहिए, और cos का अधिकतम मान क्या हो सकता है? cos का अधिकतम मान होता है 1। तो यानी कि cos थीटा माइनस फाई, अगर हमें F न्यूनतम चाहिए तो थीटा माइनस फाई बराबर 1 होना चाहिए, और थीटा बराबर होना चाहिए फाई के। और फाई कौन सा कोण है? घर्षण कोण को याद करो, tan फाई बराबर म्यू मैंने बताया था तुम्हें। तो आपका यह न्यूनतम बल कितना हो गया? न्यूनतम बल हो गया आपका F मिनिमम। देखो ये 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा mg साइन फाई के। mg साइन फाई का मान कितना है? म्यू बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपका न्यूनतम घर्षण का जो बल हो गया ये हो गया। और ये न्यूनतम घर्षण बल किस कोण पे होना चाहिए? घर्षण कोण पे लगा होना चाहिए। ये न्यूनतम घर्षण का मान कहाँ होना चाहिए? घर्षण कोण पे होना चाहिए, और घर्षण कोण कौन सा है? फाई। तो जेड आपका हो जाता है tan इनवर्स म्यू। तो यानी कि इतना न्यूनतम बल अगर आप इस कोण पर लगाएंगे, क्षैतिज से इस कोण पर लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी वस्तु आपकी बस गति में आने वाली होगी। यानी कि बाह्य बल इसी दिशा में लगाएं और इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएं, आपकी वस्तु गति में आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज के डिस्कशन के। तो अब बच्चों हम कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइड, या विराम कोण, या विश्राम कोण भी बोलते हैं। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उस टॉपिक को भी देख लेंगे फिर। आइए बच्चों देखते हैं अब क्या होता है विश्राम कोण। विश्राम कोण, अरे ये तो क्या है, आसान है ना। मतलब जिस पे लेटे हुए हैं अपने, जिस कोण पर हम विश्राम कर रहे हैं उसे विश्राम कोण कहते क्या? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। विश्राम कोण अपना नहीं बनाना है अभी। अभी हमें देखना है कि विश्राम कोण क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम जिंदगी में मेहनत करोगे, अपने जो भी तुम्हारे सपने हैं उनको पूरा करने की चेष्टा करोगे, तो तुम खुद के साथ ईमानदारी बरत रहे हो। हमें ईमानदार किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ हमें ईमानदार होना चाहिए बच्चों?
मेरे साथ ईमानदार होना चाहिए, माँ बाप के साथ ईमानदार होना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को अपने खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। उसके क्या भाव हैं, किस भाव के लिए वो क्या कार्य कर रहा है, ये जानना वो जरूरी है। केवल दिखावे के लिए कोई काम मत करना जिंदगी में। जो तुम्हारे करने की एकदम दिल से इच्छा करे, जिसके लिए तुम्हें लगे यार ये काम नहीं किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया, वो काम करो। मेहनत से करो, दिन रात करो, लगन के साथ करो। तब उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे को करना क्या है। और अगर तुम्हें काम करने में बार बार खुद को फोर्स करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे तुम्हारा मन नहीं है उस काम को करने का। पहले जानो तो, मन को तो जानो कि क्यों करना है मुझे ये काम। जिस समय ये जान जाओगे कि तुम्हें क्यों करना है ये काम, निश्चित तौर पे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें कभी भी कोई नहीं रोक सकता था। तुम्हें कभी कोई नहीं रोक सकता था, सिर्फ एक आदमी के, पता है कौन? वो तुम खुद हो। तुम्हें खुद के अलावा कोई और नहीं रोक सकता बच्चों। तो मेहनत से पढ़ो। आगे देखते हैं अपना विश्राम कोण, अपना नहीं, आनत तल का। तो बच्चों देखो क्या है। मान लीजिए एक वस्तु किसी आनत यानी कि नत तल पे, इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है, यहां रखी है। अब देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप समझिएगा कि क्या है। जैसे कि मेरे पास बेटा एक तल है, ये है ना, एक तल है, नत तल है। मैं इसका देखिए कोण बना रहा हूं, कोण बढ़ा रहा हूं, 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 बढ़ा रहा हूं। अब देखो अरे चल गई। क्या हुआ? किसी एक कोण पर ऐसा हुआ होगा कि वस्तु गति में तो नहीं आई है, पर गति में नहीं आई है, बस गति में आने वाली है। तो उस कोण को क्षैतिज से नत्तल का वह कोण जिस पर नत्तल पर रखी वस्तु बस गति में, बिल्कुल गति में आने वाली होती है, आपका विश्राम कोण, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो ये कितना होता है हमें देखना है। और इससे क्या समझते हैं ये भी देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका 60 डिग्री पे आता है, मान लीजिए 60 डिग्री पर अगर ये कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है क्षैतिज से नत्तल का, तो वस्तु जो इस पे रखी है बस गति में आने वाली है। ठीक है, 60 डिग्री से ज्यादा होगा वस्तु गति में आ जाएगी, 60 डिग्री से कम होगा वस्तु गति में नहीं आएगी। तो हमें इससे ये अंदाजा लग जाता है कि वस्तु किस स्थिति में गति में आने वाली, किस स्थिति में उस पर स्थैतिक घर्षण है, किस स्थिति पे उस पर सीमांत घर्षण है, और किस स्थिति पे उस पर आपका रखा है, लगा है गतिक घर्षण। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए वह कोण है, अल्फा कोण है, जिस जो नत तल, आपका ये नत तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्षैतिज है। तो नत तल क्षैतिज से अल्फा कोण बना रहा है, जिसके कारणवश नत तल पर रखी वस्तु बिल्कुल गति में आने वाली है, किंतु गति में है नहीं। मान लीजिए ये नत तल का जो गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, वो म्यूएस है। और इस स्थिति में बच्चों जो इस पे पीछे की तरफ घर्षण का बल लग रहा होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण लग रहा होगा, क्योंकि वस्तु बस गति में आने वाली है, किंतु गति में आई नहीं है। ऊपर की तरफ अविलंब प्रतिक्रिया लग रही होगी, नीचे की तरफ इसका भार mg लग रहा होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और इस mg के भी घटक होंगे, वो सब मैं बनाऊंगा। तो पहले हम विश्राम कोण की परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या है विश्राम कोण की परिभाषा। तो क्या है, ध्यान से देखिए। वह, इसको थोड़ा सा बदले, नत्तल से, नत्तल का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण जिसके कारण नत तल पर रखी वस्तु, नत तल पर रखी वस्तु बिल्कुल गति में आने वाली हो, बिल्कुल गति में आने वाली हो। कौन सा घर्षण लग रहा होगा? ब्रैकेट में लिखते हैं सीमांत घर्षण की स्थिति, या केवल सीमांत घर्षण लग रहा होगा इस समय।
ठीक है, सीमांत घर्षण लग रहा है, किंतु गति में ना हो। बिल्कुल गति में आने वाली है, पर गति में है नहीं, किंतु गति में ना हो, तो उस कोण को हम विश्राम कोण, इस पे आराम से लेटा हुआ है भाई, ये बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, विश्राम कोण कहते हैं, विश्राम कोण कहते हैं। आओ बच्चों एफबीडी देखते हैं, इसका एफबीडी तो बना ही लिया। अब देखो आपका फ्रिक्शन नत तल के समांतर लगेगा, ये लग गया फ्रिक्शन, इसका भार नीचे नीचे की तरफ लगेगा, ये रहा भार mg, और ऊपर की तरफ इसकी लगेगी अविलंब प्रतिक्रिया n। देखो अब देखो इस mg के, देखो ये जो कोण है बच्चों, ये आपका कोण अल्फा है ना, ये रहा अल्फा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये कितना भाई, ये 90 हो रहा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कोण कितना हो गया अल्फा। तो इस mg का इस लंब ये जो आपका नत तल है, इसके लंबवत जो घटक आ रहा होगा mg cos अल्फा आ रहा होगा, नत तल के समांतर जो घटक आ रहा होगा mg sin अल्फा आ रहा होगा, mg साइन अल्फा आ रहा होगा बच्चों यहाँ पर। अब देखिए इस परिस्थिति में आपका जो सीमांत घर्षण है वो बराबर होगा mg साइन अल्फा के, और सीमांत आपका जो n बराबर है अविलंब प्रतिक्रिया, वो बराबर है mg cos अल्फा के। अब भैया इसे समीकरण 1 लिख दो बेटे, इसे समीकरण 2 लिख दो, है ना। अब समीकरण 1 से क्या लिखोगे, म्यू एन बराबर क्या हो जाएगा mg का साइन अल्फा, और n का मान क्या हो जाएगा mg cos अल्फा बराबर mg साइन अल्फा, और अल्फा आपका यही विश्राम कोण है, अल्फा क्या है आपका विश्राम कोण है। तो देखिए ये म्यू एस और लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, म्यू एस, म्यू एस यही है, म्यू एस। तो ये हो जाएगा आपका म्यू एस, mg ने mg को मारा और साइन अल्फा के नीचे बटे में जाएगा cos अल्फा बराबर हो जाएगा टेन अल्फा के। तो आपका अल्फा विश्राम कोण बराबर आ जाएगा किसके, म्यू एस के, टेन इनवर्स म्यू एस। और म्यू क्या था आपका, म्यू एस याद करो, टेन अल्फा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस, आपने पढ़ा था ना, म्यू एस बराबर थीटा टेन थीटा, म्यू एस बराबर किसके पढ़ा था, टेन थीटा के। देखो यहां लिख रहा हूं म्यू एस बराबर क्या पढ़ा था, टेन थीटा, जो कि बराबर क्या था घर्षण कोण। तो यहां से देखिए थीटा बराबर, थीटा क्या है यहां पर घर्षण कोण, ठीक है बच्चों। थीटा बराबर क्या, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूं यहां पर, थीटा बराबर है घर्षण कोण के, थीटा बराबर है घर्षण कोण के, ठीक। तो आपका थीटा बराबर घर्षण कोण है, तो टेन इनवर्स म्यू एस बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहां से हमें समझ में आया कि भैया अल्फा बराबर आपके थीटा हो, यानी कि अगर आपका विश्राम कोण, जिस परिस्थिति में विश्राम कोण बराबर किसके होता है, देखिए विश्राम कोण आपका अल्फा है, विश्राम कोण बराबर बच्चों हो गया आपके घर्षण कोण के, विश्राम कोण बराबर किसके आ गया, घर्षण कोण के। तो बच्चों यहां पर मैं अपने घर्षण की, जितनी भी मेरे घर्षण नहीं है, हम सभी का घर्षण है, ठीक है। घर्षण की मैंने सारी ये बातचीत आप लोगों से कर ली, जितने भी डेरिवेशन है इसमें, अब इसके ऊपर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को देखना है, मेहनत से हमें सीखना है और आगे बढ़ता रहना है। अब बच्चों एक और बात ध्यान से सुनिए, घर्षण के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। क्या लाभ हैं क्या हानियां हैं ये जानते हैं। देखिए घर्षण की सहायता से ही हम गति कर पाते हैं, घर्षण की सहायता से ही साइकिल चल पाती है, घर्षण की सहायता से ही बहुत सारी परिस्थितियां हो पाती हैं। घर्षण की, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम गति कैसे करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा बात, हानि क्या है, आपने देखा होगा मशीनें का जो कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं, हमें बार बार क्या करनी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। आपने देखा होगा साइकिल में अगर ऑयलिंग नहीं करी तो साइकिल कर रही चल रही होती है, तो उस समय हम क्या कराते हैं, सर्विस कराते हैं। मोटरसाइकिल की ऑयलिंग नहीं हुई या किसी भी मशीन की ऑयलिंग नहीं हुई तो वो कर रही चल रही होती है, हम कहते हैं बड़ी कर रही चल रही है, हार्ट
कठिन, हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हम वो उसमें जैसे ही तेल डलवा देते हैं, ऑयलिंग करवा देते हैं, ग्रीसिंग करवा देते हैं, तो वहां पर वो आराम से तेज चलने लगती है। तो क्या कारण है? घर्षण बल। तो घर्षण बल के कुछ हानियां भी हैं और लाभ भी हैं। तो ये जो है लाभ और हानि, एक बार आप अपनी पुस्तिका में जरूर पढ़िएगा कि किस तरीके से दिए हुए हैं, और साथ ही साथ लाभ हानि की मैं आपके साथ एक स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी जितना लिखाया है ये सब अच्छे से नोट कर लेना, मेहनत से पढ़ना, और कुछ नाम करना अपना। मेरा तो नाम आप लोगों का सेवा, मतलब मेरा नाम जो है, आप लोग अपना नाम करोगे, मेरा नाम खुद हो जाएगा। तो बच्चों, मेरी आप सभी से अनुरोध है, मेहनत से पढ़ें, मेरी मेहनत को आप हकीकत में उतारें। ठीक है, अभी मैं चलता हूं, आप लोग नोट करिए आराम से। ठीक है, बाय बाय।